नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और खौफनाक एपिसोड में। आज रात जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा या इंटरनेट से उठाई गई कोई आम हॉरर फिक्शन नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर शायद आज आप अपने कमरे की लाइट बंद करने से डरेंगे। ये कहानी मुझे दिल्ली से करण नाम के एक शख्स ने भेजी है। करण वैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक आम सा इंसान है, लेकिन इस कहानी के तार जुड़े हैं उत्तराखंड के एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यों से भरे एक गुमनाम गांव देवगढ़ से। इस घटना ने करण और उसके दोस्तों की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा घोल दिया जिससे वो आज तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी ईयरफोन्स लगा लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ महसूस कीजिए देवगढ़ के उस शापित जंगल का वो खौफनाक सफर। करण बताता है कि यह बात आज से कोई 4 साल पुरानी है। कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स के भारी दबाव और दिल्ली के दमघोंटू शोर शराबे से टूटकर करण ने सुकून की तलाश में अपने गांव देवगढ़ जाने का फैसला किया। इत्तेफाक देखिए, उसी दौरान करण के बचपन के 2 सबसे जिगरी दोस्त रोहित और समीर भी अपने अपने शहरों से छुट्टियां लेकर गांव आए हुए थे। रोहित, जो हमेशा से ग्रुप का सबसे निडर, बिंदास और शेखी बघारने वाला लड़का था, वहीं समीर, जो स्वभाव से थोड़ा शांत और हमेशा उन दोनों की बातों में हाँ मिलाने वाला सीधा सादा दोस्त था। सालों बाद इन तीनों का पहाड़ों की उन वादियों में मिलना किसी जश्न से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, देवगढ़ की उन खूबसूरत वादियों के ठीक पीछे एक ऐसा घना जंगल था जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां दिन के उजाले में भी मौत जैसा अंधेरा और सन्नाटा पसरा रहता है। उस जंगल के बीचों बीच एक बेहद डरावना इलाका था जिसे गांव वाले बुढ़िया का कोख कहते थे। उस जगह के नाम से ही पूरे गांव की रूह कांपती थी। करण की दादी ने भी उसे कई बार चेताया था कि पूरे गांव में कहीं भी घूमना, लेकिन उस जंगल के उस हिस्से की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। दादी कहती थीं कि वहां एक अतृप्त और खूंखार आत्मा का साया है, एक ऐसी डायन की रूह जिसे खुद गांव वालों के किसी पुराने पाप ने जन्म दिया था। पर दोस्तों, शहर की चकाचौंध में पले बड़े इन पढ़े लिखे लड़कों को ये बातें महज दकियानूसी और अंधविश्वास लगती थीं। सर्दियों की एक कड़कड़ाती रात थी। करण, रोहित और समीर छत पर अलाव जलाकर बैठे थे। शराब का दौर चल रहा था और पुराने किस्से ताजा हो रहे थे। तभी रोहित की नजर उस घने काले जंगल की तरफ गई। उसने हंसते हुए कहा, यार, मुझे आज तक इस बुढ़िया वाले ड्रामे पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कोई डायन वाइन होती है? समीर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि ये सब बस बच्चों को डराने के तरीके हैं। लेकिन रोहित पर तो जैसे उस रात कोई और ही धुन सवार थी। उसने एक अजीब सी शरारती और चुनौती भरी नजर से करण और समीर को देखा और बोला, अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो चलो आज रात उसी बुढ़िया के कोख की तलाशी लेकर आते हैं। देखते हैं कौन सी डायन आज हमारा रास्ता रोकती है। दोस्तों, जवानी का जोश और शराब का नशा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। करण और समीर ने भी न जाने किस मनहूस घड़ी में हाँ कह दी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। तीनों ने अपनी भारी जैकेट्स पहनी, टॉर्च उठाई और उस अभिशप्त जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। करण बताता है कि जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार करके जंगल में कदम रखा, माहौल एकदम से पलट गया। जो झींगुर रात भर शोर मचाते थे वो एकदम शांत हो गए। हवा में एक ऐसी बर्फीली ठंडक और भारीपन आ गया मानो वो जंगल कोई जिंदा चीज हो जो उन्हें घूर रहा हो। एक अप्राकृतिक मौत जैसी खामोशी वहां छा गई थी। कुछ दूर चलने के बाद वो उस जगह पहुंचे जिसे बुढ़िया का कोख कहा जाता था। वो असल में एक सैकड़ों साल पुराना एक विशालकाय और डरावना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जटाएं जमीन में इस तरह ढसी हुई थीं जैसे किसी दैत्य के बाल चारों तरफ फैलकर एक अंधेरी गुफा बना रहे हो। उस पेड़ के घेरे में घुसते ही तापमान अचानक इतना गिर गया कि तीनों के दांत किटकिटाने लगे। उनकी महंगी और तेज टॉर्च की रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी, मानो वो अंधेरा खुद उस रोशनी को निगल रहा हो। अपनी झूठी बहादुरी साबित करने के लिए वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने उस अनजान आत्मा को गालियां दी और उसे ललकारा। लौटते वक्त रोहित ने हद पार कर दी। उसने अपनी जेब से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और उस प्राचीन पेड़ के तने पर अपने तीनों के नाम के पहले अक्षर KRS खोदने लगा। लेकिन दोस्तों,
जैसे ही उस चाकू की नोक पेड़ की छाल में गहराई तक धंसी, जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। उस पेड़ के कटान से लकड़ी का बुरादा या सामान्य रस नहीं, बल्कि एक बेहद गाढ़ा काले रंग का खून जैसा तरल पदार्थ रिसने लगा। तीनों की सांसें वहीं अटक गईं। तभी समीर की नजर जमीन पर सांप की तरह रेंगती हुई एक मोटी जड़ पर पड़ी। उस जड़ से जंग लगी हुई पुरानी लोहे की जंजीरों से एक लाल रंग की पोटली बंधी हुई थी। वो कपड़ा इतना सड़ा गला और मैला था कि उसे देखकर ही घिन आ जाए। रोहित नशे में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने करण और समीर की एक न सुनी और चाकू से उस पुराने कपड़े को काटने लगा। एक भारी पत्थर उठाकर उसने वो जंजीर तोड़ दी। जैसे ही वो पोटली खुली, दोस्तों, वहां एक ऐसी असहनीय बदबू फैली मानो कई लाशें एक साथ सड़ रही हों। उस पोटली के अंदर से कुछ गुथे हुए काले बाल और एक जली हुई इंसानी हड्डी का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। और बस उसी पल उस पूरे जंगल का सन्नाटा एक भयानक खौफ में बदल गया। एक बेहद ठंडी, नापाक और सड़ी हुई हवा का झोंका उनके शरीरों के आर पार हो गया। सूखे पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। करण को ऐसा लगा जैसे ठीक उसके कान के पास किसी ने भारी आवाज में फुसफुसाया हो, आजाद। उस एक शब्द ने उनके अंदर के सारे नशे और बहादुरी को पल भर में राख कर दिया। वो तीनों बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह गांव की तरफ भागे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक कपड़ा नहीं काटा था, बल्कि नफरत, दर्द और खौफ की एक ऐसी कैद तोड़ दी थी जिसे सदियों पहले बड़ी मुश्किल से बांधा गया था। अगली सुबह से ही उस अमानवीय शक्ति ने उन तीनों की जिंदगी को नरक बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला शिकार बना रोहित। वो लड़का जो पल भर भी चुप नहीं बैठता था, वो अब पत्थर की मूरत बन गया था। करण बताता है कि एक रात जब वो पानी पीने उठा तो उसने देखा कि रोहित घर के आखिरी छोर पर खड़ा होकर उस जंगल के अंधेरे में घूर रहा था और धीरे धीरे किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। जब करण ने उसे टोका तो रोहित की आंखें लाल थीं और वो करण पर ही हिंसक तरीके से झपट पड़ा। फिर बारी आई समीर की। समीर रात में नींद में चलने लगा था। एक रात तो उसके चाचा ने उससे घर का मेन दरवाजा खोलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वो गहरी नींद में था और सीधे जंगल की तरफ जा रहा था। जगाने पर उसे कुछ याद नहीं रहता, बस उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता और आंखें खौफ से फटी रहती। और करण का तो बुरा हाल था। उसे हर पल महसूस होता कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक सर्द सांस हमेशा उसकी गर्दन को छूती रहती। रात के सन्नाटे में उसे किसी औरत के दर्दनाक तरीके से रोने की आवाज आती, जो कुछ ही देर में एक ऐसी पैशाचिक हंसी में बदल जाती जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। एक दिन नहाते वक्त जब करण ने बाथरूम के भाप जमे शीशे को साफ किया तो एक सेकंड के लिए उसे अपने पीछे एक झुलसा हुआ, आधा जला हुआ भयानक औरत का चेहरा नजर आया। करण चीखते हुए वहां से भागा। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं रही। उस चीज ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। शाम ढलते ही गांव में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छाने लगा और फिर वो भयानक घटना घटी जिसने पूरे गांव को अंदर तक हिला दिया। गांव के किनारे रहने वाले हरिया काका की 7 साल की मासूम बच्ची मुन्नी खेलते हुए गायब हो गई। पूरा गांव पागलों की तरह उसे ढूंढने निकला। 2 घंटे बाद वो बच्ची कहां मिली पता है? उसी घने जंगल में, उसी बुढ़िया के कोख वाले विशाल बरगद के पेड़ के ठीक नीचे। वो बच्ची जमीन पर उकड़ू बैठी थी और अपने छोटे छोटे हाथों से जमीन की मिट्टी खोदकर पागलों की तरह उसे खा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन गुनगुना रही थी। घर लाते ही वो कोमा जैसी हालत में चली गई। जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, पर अब वो किसी भी पेड़ को देखती तो चीख चीख कर रोने लगती। जानवरों की मौत और मुन्नी की इस हालत ने गांव वालों को ये एहसास दिला दिया कि वो सदियों पुरानी चुड़ैल फिर से आजाद हो चुकी है। पंचायत बुलाई गई। करण और उसके दोनों दोस्त डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पाए। समीर का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो एक कोने में बैठकर बस एक ही लाइन रटता रहता, वो आजाद हो गई है, वो मुझे ले जाएगी, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। और एक सुबह समीर अपने कमरे में नहीं मिला। उसकी खिड़की खुली थी। हम सब उसे ढूंढने भागे। हमें वो जंगल में मिला। उसी बुढ़िया के कोख के सबसे पुराने बरगद के पेड़ की एक मोटी जटा से उसकी लाश लटक रही थी।
उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हो। उसके हाथ की मुट्ठी में बरगद की छाल का एक टुकड़ा था। समीर की दर्दनाक मौत ने करण और रोहित को पूरी तरह तोड़ दिया। अब वो अपना गुनाह और नहीं छुपा सकते थे। दोनों रोते हुए गांव के मुखिया जी के पास गए और उस रात पेड़ से खून निकलने से लेकर पोटली खोलने तक का पूरा सच उन्हें बता दिया। मुखिया जी के चेहरे पर गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था। उन्होंने झट से दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली एक चर्जर डायरी निकाल कर लाए। मुखिया जी ने भारी आवाज में कहा, ये मेरे दादाजी की डायरी है। तुम बेवकूफ लड़कों ने उस जख्म को कुरेद दिया है जिसे हमारे पुरखों ने 100 साल पहले बड़ी मुश्किल से दफनाया था। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक चुड़ैल है जिसे हमारे ही गांव के पापों ने बनाया है। डायरी के पन्ने पलटते हुए मुखिया जी ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आज से ठीक 100 साल पहले उस गांव में राधा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन अकेली और शांत रहने की वजह से गांव वाले उसे शक की नजरों से देखते थे। गांव में कुछ भी बुरा होता, सब राधा पर काला जादू करने का इल्जाम लगा देते। एक बार गांव में हैजा फैला और तत्कालीन सरपंच का जवान बेटा मर गया। अंधविश्वास और गुस्से में पागल भीड़ ने रात के अंधेरे में राधा के घर पर हमला कर दिया। भीड़ ने उस बेबस औरत को बालों से घसीटा, उसे बेतहाशा पीटा और उसी जंगल में ले जाकर, उसी विशाल बरगद के पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया। करण बताता है कि डायरी के पन्नों में लिखा था कि जब राधा जल रही थी तो वो रो या चीख नहीं रही थी, बल्कि वो आग की लपटों के बीच एक भयानक आवाज में हंस रही थी। उसकी इसी नफरत और तड़प ने उसे एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया। जब उस आत्मा ने गांव में तबाही मचानी शुरू की, तब एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक ने बहुत मुश्किल से राधा की आत्मा के एक अंश को उसकी ही जली हुई हड्डी में कैद किया और उसे अभिमंत्रित जंजीरों से बांधकर उस बरगद की जड़ में गाड़ दिया। डायरी का आखिरी पन्ना सबसे डरावना था। उसमें साफ लिखा था कि अगर गलती से भी ये बंधन टूटा तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना नामुमकिन है। उसे सिर्फ वापस उसी जगह कैद किया जा सकता है और इसका सिर्फ एक उपाय था, अगली अमावस्या की रात को बंधन अनुष्ठान। जिन लोगों ने उसे आजाद किया है उन्हें गांव के सबसे सिद्ध पंडित के साथ उसी पेड़ के नीचे पूरी रात हवन करना होगा। अगर आग बुझी या वो डरे तो उनकी मौत पक्की है। अगली ही अमावस्या की रात को पास की घाटी में रहने वाले एक एकांतवासी विद्वान पंडित त्रिलोकीनाथ जी को बुलाया गया। पंडित जी मान गए, पर उन्होंने सख्त हिदायत दी, मेरे बनाए रक्षा घेरे से गलती से भी बाहर मत निकलना। वो चुड़ैल तुम्हारे अपनों की आवाज में तुम्हें पुकारेगी, मदद मांगेगी। किसी को जवाब मत देना। हवन कुंड की आग 1 सेकंड के लिए भी बुझनी नहीं चाहिए, वरना हम तीनों जिंदा नहीं बचेंगे। अमावस्या की वो घुप अंधेरी रात आ चुकी थी। पूरा गांव दरवाजे बंद करके घरों में दुबका था। जंगल के उस भयानक अंधेरे में सिर्फ पंडित जी, करण और रोहित मौजूद थे। बुढ़िया के कोख के नीचे एक घेरा बनाया गया, बीच में लकड़ियां रखी गईं और कांपते हाथों से आग जलाई गई। दोस्तों, आग की पहली लपट उठते ही उस पूरे जंगल में एक औरत के बुरी तरह जलने और चीखने की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ पेड़ों के बीच काली परछाइयां नाचने लगीं। हवा में किसी इंसान के मांस के जलने की सड़ांध फैलने लगी, जो इतनी तेज थी कि उल्टियां आ जाएं। पंडित जी आंखें बंद किए पूरी ताकत से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए समीर की आवाज आई, रोहित, करण, तुम दोनों ने मुझे मरवा दिया। मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे बाहर निकालो। अपने दोस्त की आवाज सुनकर रोहित पागल हो गया और जैसे ही वो घेरा तोड़कर बाहर जाने लगा, करण ने पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक कर रोक लिया। रात गहरी होती जा रही थी। अब वो शक्ति बिल्कुल उनके सामने आ चुकी थी। आग की मध्यम रोशनी में करण ने उसे देखा। एक पूरी तरह झुलसा हुआ काला शरीर, हवा में उड़ते हुए रूखे बाल और चेहरे पर कोयले की तरह दहकती हुई 2 आंखें। अचानक एक तेज तूफानी हवा चलने लगी, जिसका एक ही मकसद था, हवन कुंड की आग को बुझाना। करण और रोहित अपने शरीर को आगे करके आग को बुझने से बचाने लगे। वो झुलसी हुई लाश अब रक्षा घेरे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसने अपनी जली हुई उंगली उठाई और सीधे करण की तरफ इशारा किया। उसके होंठ नहीं हिले,
लेकिन एक भयानक पटी हुई आवाज सीधे करण के दिमाग में गूंजी, तुम सब मेरे दर्द में चलोगे। तभी उसने पलक झपकते ही रोहित के पिता का रूप ले लिया और दर्द से कराहने लगी। रोहित चीख पड़ा, बाबूजी, और बेतहाशा बाहर भागने लगा। करण ने अपनी जान की बाजी लगाकर रोहित को कसकर दबोच लिया। पंडित जी के मंत्रोच्चार अब एक शेर की दहाड़ में बदल चुके थे। सही वक्त देखकर पंडित जी ने अपनी झोली से समीर के पास मिली वही जली हुई हड्डी निकाली और अपना आखिरी सबसे शक्तिशाली मंत्र फूंककर उस हड्डी को हवन की दहकती आग में फेंक दिया। हड्डी के आग में गिरते ही उस चुड़ैल ने एक ऐसी दिल चीर देने वाली चीख मारी कि करण को लगा उसके कान से खून निकल आएगा। एक जबरदस्त अदृश्य झटके ने उस आत्मा को पीछे की तरफ खींचा। उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कुछ जादुई अनदेखी जंजीरें उस चुड़ैल के झुलसे हुए शरीर को वापस उस बरगद के पेड़ की गहराई में खींच कर ले गई। वो चीखती हुई अंधेरे में विलीन हो गई और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। दूर किसी मंदिर से सुबह की आरती की आवाज सुनाई दी। सूरज की पहली किरण जंगल के अंधेरे को चीरते हुए जमीन पर पड़ी। करण बताता है कि वो दोनों लड़खड़ाते हुए गांव वापस तो आ गए, लेकिन उस एक रात ने उन्हें अंदर से बूढ़ा कर दिया था। गांव में फिर से शांति लौट आई। कुछ दिन बाद करण वापस दिल्ली आ गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत इतना सीधा नहीं है। करण आज भी जब कभी रात में अकेला होता है तो उसे हवा में जले हुए मांस की बदबू आती है। आज भी कभी कभी बाथरूम के शीशे में उसे एक पल के लिए वो झुलसा हुआ चेहरा दिख जाता है। रोहित ने वो गांव कभी नहीं छोड़ा। वो कहता है कि ये हमारे पुरखों का पाप है और अब जिंदगी भर उसे ही उसी जगह रहकर उसकी रखवाली करनी होगी। वो चुड़ैल, वो राधा की आत्मा मरी नहीं है दोस्तों, वो बस वापस उस पेड़ में कैद हो गई है। वो आज भी देवगढ़ के उस भयानक जंगल में मौजूद है, अपनी जंजीरों में जकड़ी हुई, बस इसी इंतजार में कि कब कोई इंसान फिर से कोई गलती करे और वो वापस आजाद हो जाए। तो दोस्तों, ये थी करण और उसके दोस्तों की वो खौफनाक हकीकत जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, रात को सोने से पहले अपने कमरे का दरवाजा ठीक से लॉक करना मत भूलना।